विनती ऑर्गेनिक्स इंडिया का एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर। ये कंपनी 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी और आज विनती ऑर्गेनिक्स के पास दो केमिकल्स में ग्लोबल मोनोपोली है विद 65% ग्लोबल मार्केट शेयर। ये केमिकल्स ऑयल रिकवरी, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल पेंट और फार्मा सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3 टाइम्स बढ़ा है, फ्रॉम 780 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू अराउंड 2300 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25, यानी 11% का CAGR। पैट भी इस पीरियड में लगभग 13% CAGR से बढ़ा है, फ्रॉम 116 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 405 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। और अब कंपनी अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए तैयार है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए लगभग 400 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम विनती ऑर्गेनिक्स के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। विनती ऑर्गेनिक्स एक बहुत अच्छा केस स्टडी है ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और हम इस वीडियो में इन स्ट्रैटेजीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो के 2 सेगमेंट्स हैं। पार्ट 1 में हम विनती ऑर्गेनिक्स के बैकग्राउंड, बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। कंपनी के केपेक्स प्लान्स भी डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कंपनी के कुछ चैलेंजेस डिस्कस करेंगे जो हमें एज रिटेल इन्वेस्टर्स ध्यान रखने चाहिए। शुरू करते हैं। बात है 1989 की। इंडिया की केमिकल सेक्टर नेसेंट स्टेज में थी। हम मेजर केमिकल्स इंपोर्ट करते थे। ऐसा ही एक केमिकल था आइसोब्यूटाइल बेंजीन यानी IBB। IBB एक स्पेशलिटी केमिकल है जो आइबुप्रोफेन बनाने के लिए लॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। और इस केमिकल में एक विजनरी एंटरप्रेन्योर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी। ये विजनरी थे विनोद सराफ। उन्होंने बिट्स पिलानी से MBA करने के बाद आदित्य बिरला ग्रुप के केमिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में काम किया। तो अपने टेक्निकल नो हाउ और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ विनोद सराफ ने विनती ऑर्गेनिक्स शुरू की। ग्रोथ के लिए कंपनी को एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन ये जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उतना ही बड़ा चैलेंज भी था। स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा भी क्वालिटी खराब हुआ तो केमिकल काम नहीं करेगा। और फॉरेन कस्टमर्स एक नए इंडियन सप्लायर से IBB सोर्स करने में थोड़े हेजिस्टेंट थे, लेकिन विनोद सराफ ने हार नहीं मानी। वो खुद कस्टमर्स से मिलते रहे और प्रोडक्ट्स बेचते रहे। धीरे धीरे US क्लाइंट्स का ट्रस्ट बढ़ा और वो विनती ऑर्गेनिक्स से लो कॉस्ट में IBB सोर्स करने लगे। कंपनी चाइना को भी IBB एक्सपोर्ट करने लगी। देखते ही देखते लेट 1990s में विनती ऑर्गेनिक्स दुनिया का सबसे बड़ा IBB मैन्युफैक्चरर बन गया। 2008 तक कंपनी ने ग्लोबल IBB मार्केट का 60% कैप्चर कर लिया था। लेकिन विनोद सराफ ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के दम पे ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने अपना सेकेंड प्रोडक्ट ATBS चुना। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल है जिसका यूज़ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि ऑयल फील्ड रिकवरी, वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स और पर्सनल केयर। और हम ATBS US और जापान से इंपोर्ट करते थे। इनफैक्ट ये केमिकल इतना नीश और कॉम्प्लेक्स था कि उस टाइम वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनीज ATBS बनाती थी। तो यहाँ भी विनोद सराफ को एक मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी दिखी। लेकिन इसमें भी एक बड़ा चैलेंज था, क्वालिटी का चैलेंज। अर्ली 2000s में जब विनती ऑर्गेनिक्स ने ATBS पे काम करना शुरू किया था तो कंपनी रिक्वायर्ड प्योरिटी अचीव नहीं कर पा रही थी। और शायद इसीलिए 2006 तक IBB मार्केट लीडर होने के बावजूद विनती ऑर्गेनिक्स सिर्फ 66 करोड़ रेवेन्यू और सिर्फ लगभग 2 करोड़ प्रॉफिट कर रही थी। ATBS बिजनेस तो लॉस में ही चल रहा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि विनोद सराफ ने ATBS सेगमेंट को बंद करने का सोच लिया। लेकिन फिर 2006 में कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया। विनोद सराफ की बेटी विनती सराफ ने 2006 में बिजनेस ज्वाइन कर लिया। विनती US से केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई करके आई और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे कंपनी की काया पलट गई। विनती ने एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट को हायर किया और ATBS क्वालिटी को इंप्रूव किया। इससे कुछ ही महीनों में ATBS का प्योरिटी ग्रेड 99% पहुंच गया और एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करके कंपनी ने अपने कॉस्ट को भी लो कर लिया। बस फिर क्या,
देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चरर BASF विनती ऑर्गेनिक्स का क्लाइंट बन गया और फाइनेंशियल ईयर 10 तक विनती ऑर्गेनिक्स दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ATBS मैन्युफैक्चरर बन गई विथ 30% ग्लोबल मार्केट शेयर। और तो और विनती ऑर्गेनिक्स के लो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से उनकी मेजर कॉम्पिटिटर कंपनी लुब्रिजॉल बंद हो गई। तो मार्केट लीडर बनने के लिए कंपनी ने हाई बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट किए और लो प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपटीशन को मार्केट से निकाल दिया। लेकिन कंपनी की ग्रोथ यहीं नहीं रुकी। वो मार्केट लीडर तो बन गए थे, लेकिन अभी भी बहुत काम बचा था, स्पेशली कॉस्ट साइड पे। देखो, केमिकल बिजनेस में ना सबसे बड़ा कॉस्ट रॉ मटेरियल का होता है, लगभग 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और फाइनेंशियल ईयर 2010 तक विनती ऑर्गेनिक्स का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी COMC एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 60% से भी ज़्यादा था। और इसका एक मेजर रीज़न था इम्पोर्ट्स। ATBS को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आइसोब्यूटाइलिन, और ये कंपनी यूरोप और ताइवान से इंपोर्ट करती थी, तो उनका COMC हाई था। इंपोर्ट करने का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हाई था, साथ ही ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी था। इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कंपनी ने जून 2010 में आइसोब्यूटाइलिन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली विद 38 करोड़ केपेक्स। कंपनी ने 12,000 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी सेटअप की। ये इंडिया की सबसे बड़ी आइसोब्यूटाइलिन प्लांट थी। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 15 तक कंपनी टोटल रॉ मटेरियल का सिर्फ लगभग 5% ही इंपोर्ट करती थी, 95% सोर्सिंग लोकल ही हो गई थी। और आइसोब्यूटाइलिन प्रोड्यूस करने का एक और फायदा था। आइसोब्यूटाइलिन एक वर्सेटाइल केमिकल है। ये ATBS के लिए तो की मटेरियल है ही, साथ ही इससे बहुत सारे वैल्यू एडेड केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो बस विनती ऑर्गेनिक्स ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। आज के दिन विनती ऑर्गेनिक्स के पास 30 प्रोडक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और कंपनी 40 कंट्रीज को सर्व करती है, इंक्लूडिंग द US, यूरोप एंड एशिया। इनफैक्ट एक्सपोर्ट से ही कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है, लगभग 56%। रेवेन्यू की बात करें तो आज भी कंपनी का लगभग 60% रेवेन्यू उनके फर्स्ट 3 प्रोडक्ट से ही आता है, IBB, ATBS और IB। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में 35% रेवेन्यू ATBS से आया था, 15% आइसोब्यूटाइलिन और उसके डेरिवेटिव से, 11% IBB से, 15% ब्यूटाइल फिनॉल से, 10% एंटीऑक्सीडेंट से और 14% बाकी प्रोडक्ट से। ATBS, आइसोब्यूटाइलिन और IBB तो हमने डिटेल में समझ लिया। चलिए अब ब्यूटाइल फिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पे भी नजर डालते हैं। ब्यूटाइल फिनॉल्स की बात करें तो ये आइसोब्यूटाइलिन का एक डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है जो रेजिन्स, एडहेसिव्स और इंक्स बनाने में यूज होता है। विनती ऑर्गेनिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 20 में ब्यूटाइलिन फिनॉल में एंट्री ली थी और उस टाइम इट वॉज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्यूटाइल फिनॉल इन इंडिया। तब से लेके अब तक ये सेगमेंट काफी फास्ट ग्रो किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ब्यूटाइल फिनॉल सेगमेंट 17% से ग्रो किया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 26% से। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इंटरेस्टिंगली एंटीऑक्सीडेंट्स ब्यूटाइल फिनॉल का ही डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है। कितना सही है ना, पहले कंपनी आइसोब्यूटाइलिन से ब्यूटाइल फिनॉल बनाती है और फिर ब्यूटाइल फिनॉल से एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। In fact, Vinati Organics has India's largest and only doubly integrated manufacturing plant for antioxidants. Antioxidants coatings, adhesives, टेक्सटाइल्स और सेफ गार्डिंग प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में एंट्री लेने के लिए विनती ऑर्गेनिक्स ने वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को 2018 में अक्वायर किया था। यह कंपनी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एंटीऑक्सीडेंट सेगमेंट विनती ऑर्गेनिक्स के लिए एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर था विद अ 70% इंक्रीज इन रेवेन्यू, और अभी भी इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 अर्निंग्स कॉल में कंपनी के MD विनती मुतरेजा ने कहा कि अभी कंपनी की एंटीऑक्सीडेंट प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% से कम है और इसे नेक्स्ट 2 इयर्स में 90% तक ले जाने की उम्मीद है। प्लस ये थोड़ा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें चाइना से काफ़ी हाई कंपटीशन है। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करके विनती ऑर्गेनिक्स के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैप आउट करें तो ये इमेज देखो, इसमें कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। देखो कैसे कंपनी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे कितना फोकस करती है। एंड टू एंड वैल्यू चेन मैनेज करने से कंपनी के पास पूरा क्वालिटी कंट्रोल रहता है और शायद इसी क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल की वजह से विनती ऑर्गेनिक्स अपने कस्टमर्स को रिटेन भी कर पाती है। आज के दिन कंपनी का 70% रेवेन्यू उन कस्टमर्स से आता है जो कंपनी के साथ एटलीस्ट 5 ईयर्स से एसोसिएटेड हैं और कंपनी के मार्जिन्स भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट हैं।
फाइनेंशियल ईयर 25 में विनती ऑर्गेनिक्स का EBITDA मार्जिन 27.5% था और पैट मार्जिन 17.7% था। इस चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, इससे हमें कंपनी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 18 तक कंपनी के मार्जिन्स गिरे थे। ऐसा क्यों? केयर एज रेटिंग्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से इसके दो मेजर रीजंस थे। पहला, आईबीबी जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का सेल्स कंट्रीब्यूशन कम हो गया था, और दूसरा, कंपनी के कॉस्ट बढ़ गए। नए प्रोडक्ट लाइंस के लिए कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बियर कर रही थी, लेकिन ये प्रोडक्ट लाइंस बिलो ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे थे, तो उनका सेल्स कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं था और इनफ रिटर्न्स जनरेट नहीं हो रहे थे। फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव होने लगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक मार्जिन्स वापस गिर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दौरान ब्यूटाइल फिनॉल्स का शेयर टोटल सेल्स मिक्स में बढ़ रहा था और ब्यूटाइल फिनॉल्स के मार्जिन्स एटीबीएस के मार्जिन से कम हैं। प्लस कंपनी के कॉस्ट भी बढ़ गए थे। ऑयल एंड गैस प्राइस राइज की वजह से पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ गए थे और कंटेनर शॉर्टेज की वजह से फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गए थे। तो लोअर मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स और हायर कॉस्ट की वजह से कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स गिर गए। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी रिकवर कर ही रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में पूरा केमिकल सेक्टर एक डीस्टॉकिंग फेज में चला गया। कोविड के बाद सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज की वजह से क्लाइंट्स इन्वेंट्री पाइल अप करने लगे और फाइनेंशियल ईयर 24 में क्लाइंट्स डीस्टॉकिंग फेज में लग गए थे। मतलब वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को ही यूज कर रहे थे। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में डिमांड थोड़ा वीक था और कंपनी के मार्जिन्स वापस गिर गए। लेकिन जहां EBITDA मार्जिन डिक्लाइन मार्जिनल था, पैट मार्जिन लगभग 4.5 परसेंटेज पॉइंट से गिर गया था। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में फिर से डिमांड रिकवर कर रही है और मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल सेक्टर थोड़ा साइक्लिकल है, मतलब सेक्टर का परफॉर्मेंस ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर एंड यूज सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स पीक पे हो तो केमिकल सेक्टर भी पीक पे होता है, एंड वाइस वर्सा। और क्योंकि विनती ऑर्गेनिक्स का मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। साइक्लिकल होने के साथ साथ केमिकल सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। आज के दिन विनती ऑर्गेनिक्स के टोटल एसेट्स का 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में है, तो कंपनी के लिए आरओसी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट देखो, अभी कंपनी केपेक्स साइकिल में है, इसीलिए कंपनी की आरओसी लोअर है, लगभग 18%। इंटरेस्टिंगली कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अपने केपेक्स प्लान्स को इंटरनल अक्रूवल से फंड करती है। फाइनेंशियल ईयर 24 तक विनती ऑर्गेनिक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 था और फाइनेंशियल ईयर 25 में 0.02 था। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में विनती ऑर्गेनिक्स ने 400 करोड़ का केपेक्स किया था और फाइनेंशियल ईयर 26 में भी 400 to 500 करोड़ का केपेक्स करेगी। इससे कंपनी अपने एटीबीएस कैपेसिटी को 50% बढ़ाएगी, फ्रॉम 40,000 टन्स पर एनम टू 60,000 टन्स पर एनम। ये एक्सपेंशन 2 फेजेस में होगा और फाइनेंशियल ईयर 26 तक फुल्ली ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि ऑयल रिकवरी सेक्टर में एटीबीएस का डिमांड अगले 3 साल तक बढ़ने वाला है। इनफैक्ट अभी कंपनी के पास ऑर्डर्स का बैकलॉग है जो वो इस एक्सपेंशन से एग्जीक्यूट कर पाएगी। साथ ही कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी वीरल ऑर्गेनिक्स में और प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। इनके नाम स्क्रीन पे हैं। ये प्रोडक्ट्स भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी ग्रो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। हमें रिसर्च करते टाइम 3 मेजर चैलेंजेस दिखे जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। कोई भी केमिकल कंपनी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, विनती ऑर्गेनिक्स की रॉ मटेरियल्स खुद ज़रूर मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उनके लिए भी बेस रॉ मटेरियल क्रूड डेरिवेटिव्स ही होते हैं। तो इन क्रूड डेरिवेटिव्स के प्राइस वॉलेटिलिटी से कंपनी के इनपुट कॉस्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। और क्योंकि कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क भी हाई है। दूसरा मेजर चैलेंज है मार्जिन स्टेबिलिटी। विनती ऑर्गेनिक्स अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो कर रही है, लेकिन नए प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स एटीबीएस और आईबीबी से लोअर हैं। इसीलिए कंपनी के मार्जिन्स ओवर द ईयर्स कम हो रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर कंपनी को मार्जिन्स मेंटेन करना है तो उन्हें हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, या इन इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स में कॉस्ट कंट्रोल करके इनका प्रोडक्ट पे मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा। और देखो, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस ना काफ़ी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स है। एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत केपेक्स और टाइम लगता है, और बहुत बार तो सालों की मेहनत के बाद भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी पिछले 20 सालों से पैरा अमीनो फिनॉल या PAP लॉन्च करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पुअर क्वालिटी की वजह से प्रोजेक्ट आज तक कमर्शियलाइज नहीं हो पाया। पीएपी पैरासीटामॉल के लिए की इंटरमीडिएट है और हेयर ऑयल टेक्सटाइल डाइज के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और कंपनी अब ऐसे स्टेज पे है कि उन्हें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते ही रहना होगा। क्यों? देखो, मेजर प्रोडक्ट्स आईबीबी और एटीबीएस में कंपनी ने 65% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, तो यहाँ अब ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप नहीं है। यही है कंपनी का तीसरा चैलेंज, स्टैग्नेटिंग ग्रोथ। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो भी स्लो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2006 से फाइनेंशियल ईयर 16 तक कंपनी 27% सीएजीआर से ग्रो कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 15% सीएजीआर से ग्रो करने लगी। और जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनका जेस्टेशन साइकिल भी लंबा है, तो उनसे रिटर्न्स जनरेट होने में टाइम लगेगा। तो कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो है और शायद इसीलिए पिछले 3 साल में कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 21% गिरा है और पिछले 1 साल में 9% गिरा है। तो दोस्तों, ये थी विनती ऑर्गेनिक्स की अभी तक की जर्नी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समराइज करूं तो हमें कंपनी के 3 मेजर स्ट्रैटेजीज समझ आए। पहला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कंपनी उन नीश स्पेशलिटी केमिकल्स में एंटर करती है जहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अपॉर्चुनिटी हो और कंपनी मार्केट कैप्चर कर पाए। ये केमिकल्स यूजुअली एडवांस केमिस्ट्री के होते हैं ताकि यहाँ मोट क्रिएट किया जा सके। दूसरी स्ट्रैटेजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हर प्रोडक्ट के लिए कंपनी ट्राई करती है कि वो पूरा वैल्यू चेन एंड टू एंड कंट्रोल करे। इससे वो कॉस्ट और क्वालिटी दोनों कंट्रोल कर पाती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। विनती ऑर्गेनिक्स R&D लेड डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करती है। इंटरेस्टिंगली, हर नया प्रोडक्ट कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस पे बिल्ड किया जाता है ताकि वर्टिकल इंटीग्रेशन हो पाए। इन स्ट्रैटेजीज से आज विनती ऑर्गेनिक्स आईबीबी और एटीबीएस का मार्केट लीडर बन पाया है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी आगे कैसे कुछ सालों में अपना ग्रोथ रेट मेंटेन करती है और क्या विनती ऑर्गेनिक्स कोई नए प्रोडक्ट में मार्केट लीडर बन पाएगी। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो, और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ये उन्हें भी बहुत हेल्प करेगा। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।